हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। शुरू करते हैं 16 फरवरी 2021 के करंट अफेयर और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन से। तो फ्रेंड्स, कल का जो वीडियो था उसके प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, इसके बाद क्रमशः आगे बढ़ेंगे। तो आईपीएल 2021 सत्र के लिए होने जा रही नीलामी में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होंगे नयन दोषी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी एग्जाम, तो इसको आपको याद रखना है। यूएन महासचिव पद की दौड़ में शामिल वह 34 वर्षीय भारतीय महिला जो जल्द ही अरोरा फॉर एसजी मुहिम स्टार्ट करेंगी, इनका नाम है आकांक्षा अरोड़ा। तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद का उद्घाटन 23 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि ये जो स्टेडियम है इसका उद्घाटन तो पिछले साल ही हो गया था। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्टेडियम को फिर से बनाया गया, यानी कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है और इसीलिए इसको दोबारा से इनॉग्रेट किया जाएगा 23 फरवरी को। तो इस स्टेडियम में दर्शकों के बैठने की जो क्षमता है वो 1,10,000 है। फिलहाल अभी कोविड-19 के जो रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे, तो अभी इसमें मात्र 50% जो हमारे दर्शक होंगे उनको ही एंट्री दी जाएगी। और ये भी आपको बता दें कि 24 फरवरी से इसमें भारत और इंग्लैंड का मैच भी होना है। हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे ये कब मनाया गया? तो ये 12 फरवरी को मनाया गया और इसी के साथ 12 से लेकर 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह भी मनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर के लिए शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाई है? तो ये बिट्टू नामक फिल्म है, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 13 फरवरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सतह से सतह तक मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल किस देश की मिसाइल है? तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। ये आपको याद रखना है। बाबर गजनी यानी कि जो ऐसे आक्रांता थे उनके नाम पर ही पाकिस्तान जो है अपनी मिसाइल्स का नाम रखता है। चिराग परियोजना ये छत्तीसगढ़ की परियोजना है, इस पर भी आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक बनेंगे अजय माथुर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया गया 13 फरवरी को। और हाल ही में CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज बटालियन बनाने की घोषणा किसने की है, जिसका नाम नारायणी सेना के नाम पर रखा जाएगा? सही जवाब है इसका अमित शाह। टेस्ला किस राज्य में अपना इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगी? तो ये है कर्नाटक। ठीक है, तो अब आज के प्रश्न होंगे, लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको बता दें कि फरवरी 8 से लेकर 14 तक के जितने भी करंट अफेयर हैं उसका एक रिवीजन वीडियो बना दिया गया है। इस वीडियो को आप लोग रिवीजन के तौर पर देखिएगा जरूर, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जिसका नाम दिया गया है गंगा एक्सप्रेसवे, तो ये कहां से कहां तक प्रस्तावित है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, प्रयागराज से लेकर मेरठ तक। तो थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं थोड़ा ताकि क्लियर हो जाए। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत होगी वो मेरठ से होगी और इसी के साथ ये अमरोहा, फिर आगे बदायूं, और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं नीला, इस पर जो फर्रुखाबाद भी आएगा, हरदोई भी, कन्नौज, इसके बाद लखनऊ और रायबरेली होते हुए इलाहाबाद तक पहुंचेगा। तो ये है पूरा गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण की अनुमानित लागत जो है वो कितनी है? 36,410 करोड़ रुपए। और यह जानकारी यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने दी है। शिलान्यास होगा इसका जून 2021 में। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से स्टार्ट होगा और ये बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली होते हुए प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज में समाप्त होगा। कुल लंबाई होगी कितनी? 594 किलोमीटर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, याद रखना है आपको। और गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के 30 तहसीलों से होकर गुजरेगी। ठीक है, और इस परियोजना के लिए बनाए गए 12 पैकेज में प्रत्येक की जो लंबाई है वो 50 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 फरवरी को रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेंगी और इसमें जो बजट अभी हाल ही में पेश किया गया उस पर विचार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 1 फरवरी को पेश बजट में अगले वित्त वर्ष में जो अगला फाइनेंशियल ईयर है, जिसको आप FY से इंडिकेट करते हैं, यानी कि 2021-22, तो इसकी शुरुआत कब से होगी? 1 अप्रैल से। तो ये बताया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष में
राजकोषीय घाटा ये जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस घाटे को मार्च 2026 तक कितने प्रतिशत पर समेटने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कितना? 4.5%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में हिस्सा लेंगी। बजट 2021 के बाद यह पहली बैठक होगी जिसमें वित्त मंत्री संबोधित करेंगी। बता दें कि यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस मीटिंग में वित्त मंत्री केंद्रीय बैंक के निदेशकों को बजट की मूल भावना, मुख्य दिशा और राजकोषीय स्थिति को बेहतर बनाने के बारे में जानकारी दे सकती हैं। आपको बता दें कि 1 फरवरी को सीतारमण ने देश का बजट पेश किया था जिसमें राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6.8% फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा इस घाटे को मार्च 2026 में समाप्त करके 4.5% पर लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी से प्रभावित चालू वित्त वर्ष में यानी कि जो वित्त वर्ष अभी चल रहा है और ये समाप्त होगा 31 मार्च को, इसमें जो राजकोषीय घाटा हुआ है वो 9.5% हुआ है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो वर्तमान में फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 और 2021-22, तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जो और इसी के साथ 22-23 का जो होगा तो उसमें जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो वी शेप में आगे बढ़ने वाली है। तो इसको भी आपको याद रखना है। असीम पोर्टल जो कि जुलाई 2020 में शुरू हुआ था, तो इसके आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये जो पोर्टल है एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो पोर्टल है कौन सा है? तो इस प्रकार से आपको sims.nsdcindia.org पर जाना है। तो यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर देखो कुल मिला के जितने भी राज्य हैं वो सभी लोग जितने भी उनके यहाँ जॉब्स हैं उसके बारे में, यानी कि जॉब सीकर्स जो हैं उनके लिए भी ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। और जिन्हें नौकरी चाहिए, जिन्हें नौकरी देनी है, दोनों लोग यहाँ पर अपना डेटा जो है अवेलेबल करवाते हैं। असीम का मतलब क्या होता है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई। ठीक है, तो ये है इसका असीम का फुल फॉर्म। और ये जो वेबसाइट है इसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें सबसे अधिक जो जॉब है वो देने वाला राज्य है कर्नाटक। ठीक है, तो ऑप्शन ए कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान है तमिलनाडु का, तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो वेबसाइट थी इसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था, ये याद रखना आप। और लॉन्च के 7 महीने के अंदर इस पोर्टल पर कुल 1.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। कौशल विकास सचिव प्रवीण कुमार के मुताबिक कुल 5 लाख लोगों को जॉब मिली है इससे। असीम पोर्टल पर कुल 1500 उद्योग पंजीकृत हैं और पोर्टल पर मौजूद कुल रोजगार के अवसरों में लगभग ये 29% अकेले कर्नाटक से हैं। रोजगार देने में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। रोजगार की तलाश में सबसे अधिक युवा जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। 14.1%, 14.1% के साथ रोजगार की तलाश करने वाले युवा हैं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के। दूसरे स्थान पर 11.7% के साथ महाराष्ट्र। तीसरे स्थान पर हैं राजस्थान के युवा 6.7% के साथ और चौथे स्थान पर हैं 6.1% के साथ मध्य प्रदेश के युवा। तो ये आंकड़े हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज हरभजन को पीछे छोड़ते हुए भारतीय सरजमी पर सर्वाधिक टेस्ट विकेट चटकाने वाला दूसरा गेंदबाज बन गया है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविचंद्रन अश्विन। तो फ्रेंड्स, ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 14 फरवरी को हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर भारतीय सरजमी पर सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अश्विन ने चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन स्टोक्स को आउट करके हरभजन को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम भारत में 265 विकेट लेना दर्ज है। तो 265 विकेट लिए थे हरभजन सिंह ने और अब जो आर रविचंद्रन हैं इन्होंने अपने 266 विकेट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। याद रखना कि महान स्पिनर अनिल कुंबले भारत में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने 24.88 के रेट से 350 विकेट लिए हैं। कुंबले भारत के टेस्ट मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उन्होंने 619 विकेट लिए हैं। हरभजन के नाम कुल 417 विकेट दर्ज हैं। ठीक है,
12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2021 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो ये जो प्रतियोगिता है ये समाप्त हो गई है कब? रविवार 14 फरवरी को। और इसमें भारत ने कुल मिला के 23 पदक हासिल किए हैं। तो और ये जो प्रतियोगिता थी ये कहाँ पर हो रही थी? तो इसका जवाब होगा यूएई में, ठीक है, याद रखना। और यूएई में कहाँ पर? तो इसको जो है दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको बता दें यहाँ पर कि ऊंची कूद के युवा खिलाड़ी प्रवीण कुमार और निषाद कुमार ने अपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन से 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में रविवार को एशियाई रिकॉर्ड कायम करने के साथ साथ अपने अपने वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। प्रवीण और निषाद के गोल्ड मेडल से भारत ने इस प्रतियोगिता में अपने अभियान को 23 मेडल्स पर समाप्त किया है। याद रखना कि थाईलैंड ने 34, जबकि तुर्की, कीनिया और भारत ने 23 पदक जीते हैं। मेजबान संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने 14 पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है। हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए, जस्टिस पीवी संजय कुमार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैप है इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं डिटेल्स पर। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और उसके बाद ये जो ग्रीन कलर में है ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है। और ये है मणिपुर, आप देख रहे हैं ये है मणिपुर छोटा सा। तो मणिपुर की जो सीमा है आप देख रहे हैं कि म्यांमार से लगती है। म्यांमार में इस समय जो है सैनिक अशांति चल रही है। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया है और वहाँ पर सेना ने तख्त पर कब्जा कर लिया है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप उत्तर में जाएंगे तो म्यांमार की जो सीमा है वो नागालैंड से मिल रही है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, नागालैंड से मिल रही है। और दक्षिण में जो इसकी सीमा है ये किसे मिल रही है? मिजोरम से मिल रही है, ठीक है। पश्चिम में ये जो राज्य है आप देख रहे हैं ये कौन सा राज्य है? ये असम है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी सीमा यहाँ पर मैच हो रही है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है यहाँ पर म्यांमार की। तो अब आपको बता दें कि हाल ही में जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। मणिपुर भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी जो सीमा है वो म्यांमार से मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 22,347 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको मितई कहा जाता है। मितई जनजाति के लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ की जो भाषा है उसे मणिपुरी कहा जाता है। हालांकि इसे जो है मैतिलोन भी कहा जाता है। मैतिलोन और मणिपुरी एक ही है। याद रखना कि मणिपुरी को यानी कि मैतिलोन जो भाषा है ये 1992 में 1992 में भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। तो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं ये आपको बताना है कमेंट करके। और इस प्रकार ये जो मणिपुरी भाषा है इसे भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया है। यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा और कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। तो कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मेन बैटल टैंक यानी कि MK1A, इसको आप कहेंगे अर्जुन MK1A, इसको भारतीय सेना को किस शहर में सौंपा है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, चेन्नई में। तो फ्रेंड्स 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में स्वदेश निर्मित अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक यानी कि MK1A को सेना को सौंपा है। DRDO ने इसे विकसित किया है, ये भी याद रखना आप। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु और केरल में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री EK पलानीस्वामी ने चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने चेन्नई में मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। वासरमेनपेट से विम्को नगर तक यात्री सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में 293.40 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई बीच और अट्टीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला सवाल ये पूछ रहा है कि हाल ही में एक भारतीय महिला पहली बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम, ध्यान देना इसका। और उनका नाम है क्या है? उनका नाम है यहाँ पर ऑप्शन ए, रश्मि सावंत, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रश्मि सावंत जो है बहुत दिनों से वहाँ पर नहीं है, कर्नाटक की रहने वाली हैं। और पिछले बरस ही मतलब 6-7 महीने पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया है। तो इन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 साल का जो अपना ग्रेजुएशन है
उसे पूरा किया है। और 7 महीने पहले इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो लगा कि जैसे उनका सपना सच हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में हजारों छात्रों ने उन्हें वोट देकर अपना अध्यक्ष चुन लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि रश्मि सावंत जो है मूलतः कर्नाटक की रहने वाली हैं और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। भारत में वोल्वो कार्स इंडिया के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज्योति मल्होत्रा। तो फ्रेंड्स, अगर नाम ना होता, यहाँ पर मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी है, सिर्फ नाम होता तो आप शायद यहाँ पर कुछ मतलब मेल फीमेल में आप कंफ्यूज होते, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ये आप तस्वीर आप देख ही रहे हैं। तो ज्योति मल्होत्रा भारतीय परिचालन के लिए स्वीडिश ऑटोमेकर वोल्वो कारों के प्रबंध निदेशक के रूप में चार्ल्स फ्रम्प की जगह लेंगे। किसकी जगह? चार्ल्स फ्रम्प की। लग्जरी कार निर्माता ज्योति मल्होत्रा को अपने भारतीय ऑपरेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर प्रमोट किया गया है। तो अब आपको बता दें कि मल्होत्रा चार्ल्स फ्रम्प की जगह लेंगे, जो 2017 में एमडी के रूप में वोल्वो कार्स इंडिया में शामिल हुए थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण सहायक कृषि को समर्थन देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद रखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका जब हम व्याख्या देखेंगे तो प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर भूलेगा भी नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं और इनके साथ वित्त मंत्रालय ने, यहाँ पर वित्त मंत्रालय और विश्व बैंक ने आपस में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना कि भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और विश्व बैंक ने टिकाऊ उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए $10 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं और इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के दूर दराज क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को विविधतापूर्ण और पोषण आधारित फसलों का हर साल उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो वहाँ पर जो न्यूट्रिशियस क्रॉप्स होंगे उनको जो है प्रोड्यूस किया जाएगा, उनको हार्वेस्ट किया जाएगा, ताकि जो वहाँ पर जनजातियाँ हैं उनका जो आर्थिक स्तर है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में जहाँ पर बड़ी जनजातीय आबादी कुपोषित और गरीब है, वहाँ पर चिराग छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना, ये इसका फुल फॉर्म है चिराग का। तो इस परियोजना को लागू किया जाएगा और इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में 1000 गाँवों के 1.80 लाख परिवार जो है वो लाभान्वित होंगे। अभी मैंने कल आपको बताया था कि ये जो चिराग परियोजना है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो ये मूलतः जो परियोजना है ये उसकी व्याख्या है, ठीक है। टाटा मोटर्स के नए MD और CEO कौन बनाए गए हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्क लिस्टोसेला। और फ्रेंड्स, इनकी जो नियुक्ति होगी वो 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगी और वो स्थान लेंगे ग्वेंटर बुस्चेक का, ठीक है। और इटली के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इटली दुनिया में सबसे अधिक कोविड-19 से प्रभावित होने वाला जो देश था, बहुत अधिक संख्या में वहाँ पर मौतें हुई। तो इन जो मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब उनकी जगह पर आ गए हैं मारियो द्रागी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको ये बता दें फ्रेंड्स यहाँ पर कि 12 फरवरी को पूर्व यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख मारियो द्रागी ने इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और इसके पहले जिस Giuseppe कांटे ने इस्तीफा दे दिया था कोविड-19 के कारण। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के प्रश्नों के रिवीजन की। तो एक क्विक रिवीजन करेंगे जो कुछ भी आज हमने पढ़ा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित देश का सबसे बड़ा जो एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे, ये मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा, ये आपको याद रखना है। 1 फरवरी को बजट पेश करने में अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा GDP के 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इस घाटे को 2026 तक 4.5% पर लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। असीम पोर्टल ये बता रहा है कि सबसे अधिक नौकरी देने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है और सबसे अधिक नौकरी मतलब जॉब सीकर्स जहाँ पर हैं तो वो है UP, ठीक है, अकॉर्डिंग टू असीम पोर्टल। हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज हरभजन को पीछे छोड़ दिए भारतीय सरजमी पर सर्वाधिक टेस्ट विकेट चटकाने वाला दूसरा गेंदबाज बन गया है? इनका नाम है R. अश्विन।
12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2021 आयोजन कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ। इसमें भारत ने कुल मिला के 23 मेडल जीते हैं। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है, किसको? जस्टिस PV संजय कुमार को। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मेन बैटल टैंक MK1A को भारतीय सेना को चेन्नई में समर्पित किया है। हाल ही में एक भारतीय महिला पहली बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, उनका नाम है रश्मि सावंत। और वोल्वो कार्स इंडिया के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक बन गए हैं ज्योति मल्होत्रा। विश्व बैंक ने यहाँ पर यानी कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में पोषण सहायक कृषि को समर्थन देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा मोटर्स के नए MD और CEO बनाए जाएंगे मार्क लिस्टोसेला, जो कि 1 जुलाई से बनेंगे, अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और इटली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मारियो द्रागी। तो ये था आज का क्विक रिवीजन। और फ्रेंड्स, अब बारी है क्विज की। तो कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि किस वर्ष में संविधान का संशोधन सबसे पहले किया गया था, पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ था? सही जवाब था इसका ऑप्शन B। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखो, सभी के आंसर को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं सभी के आंसर को पढ़ता जरूर हूँ। आप जो कुछ भी लिखेंगे मैं उसे रीड जरूर करूँगा। फिलहाल आज मैंने यहाँ पर फीचर किया है नीरज NEDC के आंसर को, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा आंसर किया है। और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? हाल ही में ये चर्चा में है, तो अगर संभव हो तो ये भी बताइए कि वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रही। फ्रेंड्स, जब आप लिखते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं, और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। तो रिवीजन जरूर करिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएं। पीछे का अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो सब भूल जाएगा, ठीक है? तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए हम आपको जो है ई-बुक के रूप में सारी PDF को प्रोवाइड करवा देते हैं। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, और आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे इसके लिए हम आपके लिए वीकली वीडियो भी बनाते हैं। तो पिछले सप्ताह का यानी कि 8 से लेकर 14 फरवरी तक का जितना भी करंट है उसका हमने रिवीजन करवा दिया है एक वीडियो के माध्यम से। तो रिवीजन वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।